हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2019 एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर पार्ट 2, जिसमें हम लोग 51 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है तो उसको आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके डिस्कस कर सकते हैं। अब आप लोग अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस तो देखिए, ये यहाँ पर क्या है कि 2 एमिनो बेंजोइक एसिड है, फ्यूरॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर HNO2 दिया है, तो इसका फंक्शन क्या है आपका, डाई एजोटाइजेशन करता है ये, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। तो सिंपली ये क्या करेगा, इस NH2 ग्रुप को N2+ में कन्वर्ट कर देगा, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्लियर है। और यहाँ पर ये बॉन्ड एज सच रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि ये N2+ निकल जाएगा और यहाँ पर ये मतलब आपका देखिए क्या होगा मैकेनिज्म, इसको मैं क्लियर बताता हूँ आपको। बेंजीन रिंग है यहाँ पर और ये आपका N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N हुआ है और COOH है, तो ये आपका देखिए H+ निकल जाएगा और ये O- होगा, ये यहाँ पर डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट जो है बेंजाइन बनेगा, क्लियर है। देखिए ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। देन इसके बाद यहाँ पर फ्यूरॉन आपका रिएक्ट करेगा, तो फ्यूरॉन सिंपली आपका O है और ये है, तो यहाँ पर 4+2 साइक्लो एडिशन होगा सिंपल। तो ये आपका रिएक्ट कर गया, यहाँ पर करेगा और ये आपका इधर मूव करेगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बेंजाइन आपका इंटरमीडिएट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन बिकॉज द रिएजेंट रिएक्ट विद द, किसके साथ रिएक्ट करता है रिएजेंट। देखिए यहाँ पर सिंपल आपका NH2 अमोनिया होता है, CONH2, और इसको जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कन्वर्ट होता है NH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये कन्वर्ट होता है NHC डबल बॉन्ड O NH2 में। इसके बाद अगर इसको आप कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये NH ग्रुप यहाँ बाइंड करता है। तो ये आप देखो कि प्रोटीन में भी क्या होता है कि CONH टाइप का पेप्टाइड लिंकेज होता है, पता है ना, पेप्टाइड। हाँ, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का NH ग्रुप इसके साथ बाइंड करता है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, देखिए कि प्रोटीन मेन चैन, ठीक है, NH ग्रुप यहाँ पर बाइंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए कि एडमन डिग्रेडेशन इज जनरली यूज्ड फॉर। तो ये एडमन डिग्रेडेशन क्या होता है कि सिंपल जैसे आपका आइसोसाइनेट होता है ना, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, तो यहाँ S होता है और ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है आपका कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन के एमिनो एसिड के सीक्वेंस काउंट करने के लिए। तो अगर सपोज हमारे पास ये यहाँ पर NH2 ग्रुप है और CO है, देन इसके पास यहाँ पर CH2 है, देन फिर अगेन CO NH2 लाइक दैट। हाँ, तो ये NH2 ग्रुप पहले यहाँ कार्बन पे अटैक करता है, ये यहाँ पर NH में कन्वर्ट होता है। देन जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होता है, फिर यहाँ पे जो सल्फर होता है प्रेजेंट, ये दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करता है और ये O- होता है और फिर ये निकल जाता है जो इसके साथ अदर ग्रुप है। तो सिंपल एक इसमें आपका एमिनो एसिड कम हो जाता है, तो ये डिग्रेडेशन होता है। तो सिंपल ये काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं कि किसी भी एमिनो एसिड में जो प्रोटीन है उसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है, द प्रेजेंस। तो ये डिटरमाइन करते हैं एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन। तो इसका आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द pK वैल्यू फॉर HOCl, HClO2, HClO3 फॉलो द ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कि जो ये ऑक्सो एसिड है सारे, हाँ, तो HClO3 यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है,
कितना प्लस, यहाँ पे देखिए +1 हाइड्रोजन और -6, तो ये क्या होगा -5, तो इधर आएगा तो ये +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 है। अगर आप यहाँ निकालोगे तो +3 है, यहाँ निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये आपका +1 है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा, तो एसिडिटी ज़्यादा तो इसका मतलब कि ए वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर एसिड है जैसे HCl है तो इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो H+ Cl- में होगा, तो इसका जब आप Ka लिखोगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो यहाँ देखो जितना ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा इसका Ka वैल्यू बढ़ेगा। अब Ka क्या होता है, pKa क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है। तो Ka अगर बढ़ेगा तो pK डिक्रीज करेगा, तो एसिडिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब उसका pKa वैल्यू कम होगा। तो सिंपल यहाँ पर pK वैल्यू पूछा है, तो HOCl सबसे कम एसिडिक होगा तो इसका pK सबसे ज़्यादा होगा, फिर HClO2 है, फिर HClO3 है, तो आपका बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिएजेंट यूज्ड इन द ब्राउन टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। तो देखिए नाइट्रेट आयन में क्या होता है कि NO3 होता है आपका, ये टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब में NO3 आयन होता है और प्लस यहाँ पर FeSO4 सोल्यूशन होता है, और यहाँ पर ऐड करते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हम ऐड करते हैं सिंपल। तो ये हमको फाइनली क्या बनाता है कि FeSO4, देखिए ये आयरन का जो है कंपाउंड, यहाँ पर पहले FeSO4 रिएक्ट करता है NO3 के साथ और ये फॉर्म करता है नाइट्रस ऑक्साइड NO, और देन ये NO रिएक्ट करता है Fe2SO4, ठीक है, मतलब FeSO4 के साथ, तो ये सिंपल आपका बनाता है, प्लस यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल वाटर भी रहता है, तो ये FeH2O5 और NO, और यहाँ पे सॉरी ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, तो ये SO4 बनता है। तो ये जो आपका कंपाउंड होता है ये ब्राउन रिंग टेस्ट एक्चुअली देता है, ब्राउन कलर देता है, तो यहाँ पर आयरन होता है। क्लियर है। देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट ये यूज होता है आपका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट फॉर द सॉलिड BeCl2। तो यहाँ पर सॉलिड BeCl2, और देखिए ये पूछ रहा है कि क्या होगा ये, तो इट फॉर्म इनफाइनाइट चैन विद द टेट्राहेड्रल बेरिलियम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, तो ये इस टाइप से होता है कि यहाँ पर 2 Cl होंगे, ठीक है, ये चैन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद फिर से ये बेरियम होता है, फिर से ये ग्रुप ऐसे जुड़ता जाता है जैसे आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है। तो ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन बोला है इट फॉर्म द इनफाइनाइट चैन विद द टेट्राहेड्रल बेरिलियम, ये बिल्कुल आपका जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इट फॉर्म द इनफाइनाइट चैन विद द प्लेनर बेरिलियम, नहीं ये प्लेनर नहीं होता है, ये टेट्राहेड्रल बेरिलियम होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। और BeCl डिस्टेंस इज लॉन्गर देन दैट फाउंड इन द लीनियर BeCl2 वेपर, ठीक है। तो बोल रहा है कि BeCl जो डिस्टेंस है इज लॉन्गर है देन दैट फाउंड इन द लीनियर BeCl2 वेपर, तो जो वेपर में होता है ये इससे ज़्यादा सॉलिड का डिस्टेंस होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपके जो है करेक्ट है। ये आपका सिंपल P ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। तो आपको देखिए वेपर स्टेट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेरिलियम का, ये होता है Be, इसके इधर होता है Cl, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अगले बेरिलियम को, देन यहाँ पे Cl होता है और आपका अगेन यहाँ Cl है, और ये Cl देखिए यहाँ पर इसको लोन पेयर ऐसे डोनेट करता है और ये कंबाइंड होकर के एक Cl यहाँ पे रहता है। तो जो ये वेपर स्टेट है, तो वेपर स्टेट का जो है बॉन्ड लेंथ कम है कंपेयर टू सॉलिड का, तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमंग 18 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द ओनली ग्रुप दैट कंटेन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट दैट आर गैस लिक्विड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर आपके जो है पूरा ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, हाँ। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 18 तक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा
आपका ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में दैट ओनली कंटेन करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब आप अगर नीचे तक जाओगे तो आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जो 18 फैमिली वाला आपका ग्रुप है, इसमें ही केवल सारे जो एलिमेंट हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। बाकी सब में जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिलता है। ऊपर गैस रहते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, नीचे ज़्यादातर आपको सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, इनकी साथ आपका ये पी ब्लॉक है, क्योंकि एस ब्लॉक में ज़्यादातर सॉलिड रहते हैं। डी ब्लॉक में भी आपके सॉलिड मिलते हैं, कुछ लिक्विड मिलते हैं, लेकिन आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर गैस मिलेगा, मीन्स गैस से सॉलिड मिलेगा। तो आपके जो है टोटल 17 ग्रुप है यहाँ पर। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एलिमेंटल फ्लोरीन इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। तो एलिमेंटल जो फ्लोरीन होता है ये किस फॉर्म में मिलता है? F2 फॉर्म में मिलता है। तो कैसे F2 बनता है? यहाँ पर पहले पोटेशियम रहता है, उसका फ्लोराइड होता है, मतलब ये साल्ट के फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये सिंपल फ्लोरीन प्रोड्यूस करता है प्लस KH, पोटेशियम हाइड्राइड। तो ये एक्चुअली ये होता है आपका करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर दो आपके एक साल्ट होता है पोटेशियम फ्लोराइड, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि CFSC पूछ रहा है टेट्राहेड्रल COCl4 2- का इतना है, और CFSC फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +2 है, यहाँ पे भी +2 है। तो टेट्राहेड्रल का CFSC दिया है, ऑक्टाहेड्रल का पूछ रहा है। तो आप ये रिलेशन याद कर लो कि डेल्टा टी जो टेट्राहेड्रल का होता है ये 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा O, और ये डेल्टा टी आपको दिया गया है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सिंपल आप यहाँ रख दो, और देखिए यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका होगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये अराउंड आपका 18,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रिलेशन याद रखना है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको कि 4 डेल्टा O में CFSC की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये 4 टाइम्स इसके 9 टाइम्स के इक्वल होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COF6 3-। देखिए CO के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, चाहे वाटर के साथ हो या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हो, अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट वहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोबाल्ट सारे लिगेंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट आपका फ्लोरीन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं आप? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ग्राउंड स्टेट 4s2 3d7 होता है, तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से D6 बनेगा, D6 हाई स्पिन, मतलब ये T2Z और EG में ब्रेक होगा भाई। अब देखो T2Z में आपके कितने भरे जाएंगे? 1 2 3 हाई स्पिन है, 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर कोई भी गलती मत कर देना कि ये F है तो लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होता है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजनेस कंटेन। तो नाइट्रोजनेस जो है एक एंजाइम होता है, और इसमें आपके 3 मेटल यूज होते हैं, वेनेडियम, आयरन और मोलिब्डेनम। तो यहाँ देखिए आपका जो ऑप्शन है वो मोलिब्डेनम आयरन का मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नाइट्रोजनेस में क्या होता है कि सिंपल हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो है इसमें ATP यूज होते हैं, कितनी एनर्जी यूज होती है। तो 16 mg ATP यूज होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है ATP के साथ, प्लस यहाँ पर 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, तब ये NH3 बनता है 2 मॉलिक्यूल,
और प्लस ये 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालता है। ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई से डाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेन ये याद रखना है कि 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये N2 कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ये आगे आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर कोबाल्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन। देखिए आपका पूछ रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल आप जानते हो कि ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसमें मैं बोलूँ कि ये मेटल है, तो यहाँ पर ये एक्सिस आप देखो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ऊपर जेड एक्सिस होगा। अब जो आपके लिगेंड हैं देखिए उनका स्प्लिटिंग होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, मतलब जो लिगेंड होगा अलोंग द जेड एक्सिस उसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इसीलिए वो रिमूव हुआ है। तो जितने जेड ऑर्बिटल के अलोंग जो ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं लिगेंड के, उनका रिपल्सन होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल का जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से रिपल्सन होगा दोनों में और वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लो होगी, क्योंकि उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो अगर आप स्प्लिटिंग देखो तो यहाँ पर पहले T2g और Eg में स्प्लिट करता है, ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो। अब T2g में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल हैं, dxz, dyz और dxy, और यहाँ पर क्या है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला कि dz वाला पहले भरा जाएगा क्योंकि उसमें रिपल्सन हो रहा है, तो नीचे पहले आएगा dz, ठीक है, dxz, dyz, ठीक है, ऊपर आएगा dxy, ठीक, dxy आएगा। अब इसके ऊपर आएगा आपका देखिए यहाँ पर है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो आप सिंपली यहाँ पे भी देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, dz स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, मतलब 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो, d7 है, d7 आपका यहाँ पर फिलअप करना है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या होगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आपका सिंपल 7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2 2 4 4 2 6, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि ये जो dz स्क्वायर है इसकी एनर्जी लो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, इसकी एनर्जी यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे ये dz स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा, ये dz स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, आप इस तरीके से समझो, और ये जो है dxy है, मतलब dxy की एनर्जी ज़्यादा होती है, dz स्क्वायर की एनर्जी बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसके अलोंग ही रिपल्सन हो रहा है। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, इसके लॉन्ग रिपल्सन हो रहा है, तो dz स्क्वायर की एनर्जी नीचे होती है, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो dz स्क्वायर में भरे जाएंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो dxy में होगा। क्लियर है? तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो dxy ऑर्बिटल में होगा। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। तो यहाँ पर देखिए ये आपको जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि यहाँ पर जो जिंक 2+ आयन होता है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 सल्फर आयन से, ठीक है, S2 माइनस से, और जो एक सल्फेट मींस S2- आयन है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है 4 जिंक आयन के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ये आपका स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, तभी इस तरह के आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो ये आप स्ट्रक्चर को जरूर रिमाइंड करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन सिलिकॉन का कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका इस टाइप से है कॉम्प्लेक्स Si∧Me और Si∧Me और फिर से ये Si∧Me। तो देखिए यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बोल रहा है कि इट हैज ए पिरामिडल ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन।
तो देखिए नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, सिलिकॉन के पास है डी ऑर्बिटल। तो अब ये लोन पेयर क्या करता है कि ये अपने डी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होता है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं हो करके ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इनके बीच में क्या होगा कि मतलब पहले से रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो ये इसकी वजह से क्या होंगे, प्लेनर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका देखिए पहला है कि पिरामिडल ज्योमेट्री होगा, ये गलत है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और तीसरा है कि इट हैज ए स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ये भी गलत है। इट हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अराउंड द नाइट्रोजन, सही है। तो आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड दिया है, रिएक्ट एज अ बेस विद द एसिड टू फॉर्म द साल्ट दैट कंटेन एल्युमिनियम आयन। हाउएवर इन डाइल्यूट एक्वस NaOH सॉल्यूशन इट क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर NaOH के साथ अगर हीट किया जाता है तो सिंपली देखिए ये बेस के प्रेजेंस में सोडियम एल्युमिनेट फॉर्म करता है, NaAlO2, ठीक है। ये आपका फॉर्म होता है सोडियम एल्युमिनेट। हाँ, तो ये आप याद रखिए, ये आपके कुछ जो है रिएक्शन आपको याद रखने होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली नहीं कर सकते हो कि कोई कॉन्सेप्ट होगा आपको। हाँ, तो आप कुछ क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। मैं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को, जैसे कोई रिएक्शन है आपको P2O5 P2O10 P4O10 का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनता है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस याद रखने पड़ेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 मॉलिक्यूलर वेट जो है 233 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने मिलीग्राम पर ml। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है KSP या BaSO4। तो यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि BaSO4 सिंपल आपका Ba2 प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्युबिलिटी दिया है, इसका सॉल्युबिलिटी दिया है, तो KSP क्या हो जाएगा, S² हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर S आपको दिया है, इतना है, लेकिन यहाँ पर ये मिलीग्राम पर ml में दिया है और आपको जो पूछा है ये मोल पर लीटर में पूछा है। तो सबसे पहले आप इसको आप कन्वर्ट कर लो, कंसंट्रेशन को जो है 0.0023 मिलीग्राम पर ml में है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मोल पर लीटर में। तो सिंपली इसको आप पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, और वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कर देंगे तो वो मोल में मिल जाएगा। मॉलिकुलर वेट आप सिंपली रख दो 233, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आप ये मोल में मिल जाएगा आपको। और यहाँ लीटर है, ml है, तो 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा 10⁻³ लीटर। तो सिंपली ये भी वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो आपको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁻5 के आसपास आएगा। तो आपको जब KSP निकालना है तो S की वैल्यू ये होती है, तो आप यहाँ रखोगे वैल्यू में, तो ये सिंपली 10⁻10 के फॉर्म में आएगा। तो आपका B ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व जो होता है मॉलिक्यूल का, वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ठीक है। और IR में क्या होता है पता है आपको? IR मतलब वहाँ पर आपका होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाइब्रेशनल मींस लेवल होता है, एनर्जी लेवल। EPR में आपका माइक्रोवेव होता है, NMR में आपका रेडियो वेव होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या सही है इसमें से। पूछ रहा है सीरियम 4+ इज डायमैग्नेटिक बट La3+ इज पैरामैग्नेटिक। तो देखिए आपको पता है कि लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। 57 मतलब उसके पहले जीनॉन 54 होता है, ठीक है। 54 मतलब कि ये आपका 6s0 में है, मतलब 5d10 है, ये फिलअप हो चुका है। तो ये 5d नहीं है, ये 4d है, 4d10, और ये यहाँ पर 5p6 मतलब 54 होता है, फिर 6s2 आता है। तो आप देखो यहाँ पर लैंथेनम 57 है, तो 6 मीन्स यहाँ तक आपका हो गया 54, राइट।
अब इसमें S2 56 हो गया। इसके बाद आपका आता है 4f1। तो ये हो गया आपका लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो ये सिंपली देखो कि 54 में कन्वर्ट होगा, और वो जो है ऑलरेडी डायमैग्नेटिक है, मतलब पेयर्ड है, तो लेंथेनम 3+ पेयर्ड होगा। उसके बाद आप जब ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो ये 6s2 4f1 और 5d1 होता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन का आएगा और वो भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल। तो डाइबोरेन का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? BHH और यहाँ पर BHH। तो ये होता है डाइबोरेन। और यहाँ पर आप देखो तो बोरान, एक बोरान आपका कंबाइन कर रहा है 4 के साथ, तो सिंपल आप इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? देखो यहाँ पर आप मतलब इसको sp2 मत करना कि मतलब BH3 इस टाइप से ये नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 सेंटर, और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 होता है। तो सिंपल आप ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखें आप स्ट्रक्चर, तो POH और ये होता है H3PO4, और ये है आपका, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, OH और ये OH और ये H, तो ये H3PO2 है आपका। तो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए +3 आएगा। ठीक है, -1 और यहाँ पर -1, तो ये होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, और सॉरी इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड O भी होता है यहाँ पर, ये H3PO3 होता है स्ट्रक्चर एक्चुअली। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर OH है और यहाँ OH है, यहाँ माइनस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है +1 और ये डबल बॉन्ड O है। तो आप यहाँ से अगर निकालो तो ये +3 + x -6 = 0, तो x = +3। तो आपका ये स्ट्रक्चर +3 देगा, जबकि यहाँ पे आप निकालोगे तो +5 मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, +5 +3। क्लियर है? और ये जो 71 है, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। द करेक्ट फार्मूला ऑफ द रेड सॉलिड ऑफ द निकिल टू डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कैसे बनता है। देखिए सिंपल N होता है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड होता है, और इसके साथ यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड होता है, और ये OH होता है, ये OH होता है, और ये कॉम्प्लेक्स जा करके बाइंड करता है निकिल के साथ। तो निकिल 2+ जब बाइंड करता है तो नाइट्रोजन, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि निकिल यहाँ पर बाइंड करेगा, तो ये नाइट्रोजन के साथ बाइंड करता है, ये करता है, फिर यहाँ पर सेम सिस्टम आपका रहता है नाइट्रोजन का जो बाइंड करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बाइंड करता है। इसके बाद यहाँ पर O- हो जाता है, जो कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड करता है, और यहाँ पर भी O- होता है, और ये इसके साथ इस तरह से बाइंड करता है। क्लियर है? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको नहीं सोचना है। बट हाँ, आप डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। अब देखिए ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। बाकी तो आप लोग इसको देखिए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही होगा। अब फार्मूले आपको रिवाइज करने होंगे, तो ये आप देख लीजिएगा खुद से। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड फॉर 80 मिनट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ए डाई वैलेंट कैटायन 2.8 ग्राम ऑफ मेटल वाज डिपॉजिटेड इन द कैथोड, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा W = क्या होता है, ZIT। ठीक है, Z यहाँ पर ये क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट।
क्लियर है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमको आई यहाँ पे कितना है, 2 एम्पियर है। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज निकालूं तो Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है। तो एम्पियर है I, 2 एम्पियर है करंट, और टाइम है 80 मिनट। तो इसको मैं अगर सेकंड में करूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये 48 इंटू 2 मतलब 9600 आएगा, और ये कूलाम में होगा आपका। और देखिए मेटल का जो वेट है ये कितना है, ये 2.8 ग्राम है जो डिपॉजिट हो रहा है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है कि आपका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है ये इज इक्वल टू होता है आपका वेट जो होता है ऑफ मेटल, ठीक है, इनटू फैराडे कांस्टेंट F अपॉन में कूलाम Q, कितना चार्ज है, ठीक है। तो वेट ऑफ मेटल 2.8 ग्राम दिया है, और Q कितना आया 9600 कूलाम आया, और F की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 96500 होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों इक्वल हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ ये 10 टाइम्स बचेगा। तो ये मिलेगा आपको कितना, ये 2.8 था तो ये आपको मिलेगा 28। अब देखिए यहाँ पर अगर ये मोनोएटॉमिक होता मेटल तो सिंपल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो 28 हो जाता। लेकिन ये डाई वैलेंट कैटायन है तो यहाँ पर आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 56 इसका आंसर करेक्ट मिलेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से है, मैथमेटिक्स है। अमंग द फॉलोइंग द फंक्शन दैट हैज ए सिंगल मैक्सिमम ओवर इट्स एंटायर डोमेन एंड गोज टू जीरो एट एज x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए ये आपको सारे फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इनका ग्राफ कैसा है। तो आपका ये आंसर जो है ये सेक हाइपरबोलिक x है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ द फार्मूला CONH3 5NO2Cl2 कैन एग्जिबिट। अब देखिए यहाँ पर जो NO2 है इसका क्या फंक्शन है, ये NO2 है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ठीक है। एक बार ये डबल बॉन्ड O माइनस होता है, और ये चाहे तो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट कर सकता है किसी मेटल के साथ, और ऑक्सीजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर ये नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो N होगा, और ऑक्सीजन के साथ O होगा, डोनर एटम। तो यहाँ पर ये अगर इस टाइप का कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड अगर आपके कॉम्प्लेक्स में है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये सिंपल आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 पैराबोला given by the equation y is equal to x square by 2 and x is equal to y square by 2 intersect at the point where the coordinate 0 0। तो सिंपल आपको देखिए y is equal to x square by 2 मतलब y is equal to x square by 2 का जो ग्राफ होगा ये इस टाइप से होगा, और यहाँ पर x is equal to y square by 2 इसका जो ग्राफ होगा ये इस टाइप से होगा। तो ये पॉइंट आपको निकालना है कि ये इंटरसेक्ट का पॉइंट क्या होगा। तो सिंपल आप यहाँ से x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, फिर y की वैल्यू निकाल लो, फिर y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लो। तो ये आप सॉल्व करोगे फाइनली तो ये आपको 2 आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। आप एक बार सॉल्व करके इसको देखो। अगला क्वेश्चन है कि अ डाई हैज अ नंबर ऑफ 1 to 6 मार्क ऑन द 6 फेसेस इफ n dies are thrown simultaneously the probability of showing 1 on the top। देखिए अगर आपके पास ये पासा है, अब इस पासे पे जो है आपके 6 नंबर पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप साइमल्टेनियसली इसको एक बार फेंका जाए तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/6 है, क्योंकि 6 है उसमें नंबर, तो एक का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। अब 2 पासे अगर एक साथ फेंके जा रहे हैं उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6 इंटू 1/6 होगा। तो अगर n फेंका जा रहा है तो 1/6 टू द पावर n हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ, और बाकी जो थोड़े डीप में क्वेश्चन है उसके लिए आपको मैथमेटिक्स जानना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल ये वेक्टर देखिए x y z है, x माइनस वाई जेड है, और यहाँ पर a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b पूछा है। तो पहले इसको निकाल ले, फिर इसको निकाल लीजिए, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका पहले फार्मूला आपको जानना जरूरी है कि कैसे a क्रॉस b निकालते हैं किसी वेक्टर प्रोडक्ट का। तो सिंपल ये सब चीजें पढ़ लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो इसका आंसर जो है आपका 8 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 की वैल्यू दिया है 1.2 इलेक्ट्रॉन 23 वोल्ट, ऑक्सीजन 4H प्लस के साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2H2 में कन्वर्ट हो रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो इसके लिए पूछ रहा है। तो सिंपल देखिए वाटर ही कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4H प्लस है, इसको आप H2 भी लिख सकते हो 2H2। तो सिंपल ये यही रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो आपका जो होता है फॉर्मूला लॉग KSP लॉग के इक्विलिब्रियम डायरेक्टली होता है आपका NE0 सेल अपॉन 0.059। तो यहाँ आपके वैल्यू देखिए n की वैल्यू है आपका 4, तो यहाँ 4 रख दो, E0 की वैल्यू 1.23 है, तो इसको ये रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 0.059 से, ये सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 83 के आसपास आएगा। और यहाँ लॉग का बेसिस है 10, तो 10 की पावर 83 आपका आंसर होगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेशन कैसे निकाला मैंने, डेल्टा जी बराबर होता है -RT ln K, ठीक है, होता है ना भाई, और डेल्टा जी बराबर होता है -NF E0 सेल, ठीक है, E0 सेल होता है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बस वही सॉल्व करके निकाल लिया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एक्सरे डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्टोग्राम ऑफ NaCl, डायफ्रैक्शन फ्रॉम द 1 प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एट 2 थीटा इज इक्वल टू इतना, द मिलर प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द पीक एट 2 थीटा इज इक्वल टू 56.5। अच्छा देखिए ये जो है आपको इस तरीके से समझना होगा कि ये जैसे कोई प्लेन है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका प्लेन है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ और ये डायफ्रैक्ट हुआ, तो आपके डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन होंगे, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन होंगे जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, और भी डिफरेंट प्लेन है, मैं इस डायरेक्शन को ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से ये समझो कि जो 1 प्लेन है ऑब्जर्व है उसका 2 थीटा है 27.4। तो अब अगर हम इस थीटा को डबल कर दें, ठीक है, 2 थीटा को हम यहाँ पे 4 थीटा कर दें, तो ये मिलेगा 56.5, क्लियर है। तो अगर इसके बाद हम फिर से इसमें जो है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका इंटरसेप्ट की मतलब जो आपका प्लेन है ना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन जो मिलर इंडिसेस है, मतलब जो आपका इंटरसेप्ट है, जैसे पहला जो है 2 थीटा डिग्री पर उसका इंटरसेप्ट है 111, मिलर इंडिसेस है 111, लेकिन जो 2 थीटा होगा यहाँ पर होगा 222, क्लियर है, क्योंकि सिर्फ डबल किया है ये ब्रैक्स एंगल को। तो आप ये देखो 2d sin थीटा इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, क्लियर है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो n कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आपका d भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो d सिर्फ आपका 2 टाइम्स इंक्रीज होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स आपने इंक्रीज किया है। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये सेम सेट ऑफ फैमिली की एक ही फैमिली के प्लेन है, जैसे ये है, आप मान लो जैसे अगर यहाँ पर अगर आपका 1 इंटरसेप्ट है तो ये प्लेन हो गया, 2 इंटरसेप्ट है, 3 इंटरसेप्ट है, तो अगर आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो ये सारे एक ही फैमिली के प्लेन है, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ फैमिली गिव द सेम सेट ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न, हाँ, तो ये उससे लगेगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ फोटोन विद द वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड बाय ए गैस एंड देन एमिटेड एज अ 2 फोटोन विद वन वेवलेंथ 760 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द सेकंड फोटोन। तो क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर और ये 2 फोटोन को इमिट किया, एक का है λ1, एक का है λ2, तो आपको निकालना है λ2। तो सिंपल आप कैसे निकाल सकते हो, पता है आपको एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, तो अगर इंसिडेंट की जो एनर्जी है उसमें E1 प्लस E2 के सम के इक्वल की एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है कि E बराबर क्या होता है SC बाई लेमडा, तो SC बाई λ1 प्लस SC बाई λ2। तो अगर 1 बाई λ2 अगर मैं निकालूंगा तो ये 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई λ1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 बाई λ2 को अगर सॉल्व करूंगा ये मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू λ1 और डिवाइडेड बाई λ1 माइनस लैम्डा होगा, ठीक। तो
लेमडा 2 अगर निकालूंगा तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा। ठीक है, तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सबका। ठीक है, सॉल्व करके आप देखिए कितना आपको आंसर मिल रहा है। तो ये अराउंड आपका आएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए मिल रहा है 496। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए मेटल इज इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी इतना, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ऑफ द मेटल। तो देखिए ये जो है फ्रीक्वेंसी आपका इंसिडेंट हुआ मेटल पे, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का देखिए मिनिमम एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब जो इंसिडेंट प्रोटॉन हुआ एच न्यू की अगर उसकी एनर्जी है, तो इसका वर्क फंक्शन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और प्लस उसको जो एनर्जी बचेगी वो हाफ mv² के इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको इंसिडेंट का दे दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले एक बार आप फाई निकाल लीजिए, एनर्जी आप निकाल लोगे। ठीक है, एनर्जी आपका मिलेगा एच न्यू के टर्म में, फिर आप एच से डिवाइड कर दो, न्यू आपको मिल जाएगा। तो न्यू ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 × 10⁻15 आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ H माइनस H हाइड्रोजन एटम्स स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1/λ बराबर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। अब देखिए लाइमन सीरीज है तो n1 जो है वो क्या होगा, 1 होगा, और आपका n2 क्या होगा, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, मतलब सबसे पहली लाइन मतलब n = 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा। अगर शॉर्टेस्ट पूछता तो n = इनफाइनाइट लेते। ठीक है, n2, तो यहाँ पर आप n2 ले लो 2, तो सिंपल आप इसको 1/λ बराबर रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 - 1 मतलब 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट। अब देखिए लेमडा निकालना है आपको, 1/λ तो निकालना नहीं है, तो लैम्डा = क्या होगा, 4/3 इंटू 1/RH हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा। तो ये RH की वैल्यू आप रख दो, ये 10,000 समथिंग है, ऊपर आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, वहां से आप रख दीजिए। तो ये सॉल्व करिए, आपको जो है आंसर मिलेगा जो वो 1215 के आसपास मिलेगा, 1215.7 एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोपेन गैस एट STP एट द टेम्परेचर क्लोज टू। तो ये इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये होता है √3 RT/m। तो यहाँ पर आप अगर नाइट्रोजन के लिए ले रहे हो तो ये VN2 हो जाएगा। तो ये इक्वल है किसके, आपके प्रोपेन के, तो 3 RT जो प्रोपेन का है अपॉन m प्रोपेन का, तो ये प्रोपेन का लिख दे रहा हूँ मैं, इसके इक्वल है। और ये है आपका N2 का, ये है आपका N2 का। तो सिंपल अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो आप मिलेगा कि आपको टेम्परेचर ऑफ N2 अपॉन में मास ऑफ N2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ प्रोपेन अपॉन मास ऑफ प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन का मास कितना हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो आप यहाँ से निकालो तो 12 दूनी 24 12 3 36 मीन्स 36 प्लस 6 3 9, तो ये 45 मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल आप क्या है टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। अब देखो मास ऑफ N2 से मल्टीप्लाई कर दो, N2 का मास कितना है 28 डिवाइडेड बाई इसका कितना होगा 45 इंटू टेम्परेचर P क्या है STP दिया है, STP मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या है 273 केल्विन। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ 273, कितना मिलेगा टेम्परेचर ऑफ N2 मिल जाएगा 174 केल्विन। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्लियर है, समझ लीजिए इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए कि sin phi अपॉन 1 माइनस cot phi cos phi अपॉन 1 माइनस tan phi मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है कि cot phi की जगह आपको क्या लिखना है cos phi अपॉन sin phi। ठीक है, और यहाँ tan phi की जगह आपको रखना है sin phi अपॉन cos phi। सिंपली आपको LCM लेना है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। आपको
तो ये आंसर मिलेगा आपको सी। ठीक है, सिंपल कॉमन लेना है, ये कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सर्किल ईच ऑफ हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर टचेज ईच अदर। अब इसका देखिए फॉर्मूला मुझे भूल गया है, आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे होगा ये आप एक बार मैथमेटिक्स से आप देख लीजिएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि द वंडर वाल्स बी कांस्टेंट ऑफ द गैस एबीसी gases are 0.025 इतना एंड इतना लीटर रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस। तो देखिए गैस का जो वंडरवाल का इक्वेशन होता है उसमें गैस का वॉल्यूम होता है V माइनस एन बी। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोल रहा है ना, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये जो है सिंपल आप मान लो V इज इक्वल टू हो गया एन बी, राइट। अब n से डिवाइड कर दो, मतलब n तो यहाँ सब में कांस्टेंट है, b की वैल्यू आपको दी गई है, तो b जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का। तो आप यहाँ से सिंपल देख लो, 0.045 सबसे ज़्यादा है, मतलब b का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 0.035 मतलब c होगा, फिर पॉइंट a होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन c होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट सेल ऑक्युपाइड बाय द एटम पैक्ड इन द एफसीसी लैटिस। अब एफसीसी लैटिस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल में 4 होते हैं, राइट। ठीक है, अब 4 एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा, कितना होता है एक वॉल्यूम, एक एटम जो है स्फेरिकल अगर मान रहे हो तो उसको कितना होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन क्यूब का वॉल्यूम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होगा। अब आर की वैल्यू एक एटम में क्या होगी, अगर एफसीसी लैटिस है तो वहां पर एक फेस होगा, तो एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ होगा फेस के सेंटर पे, एक कॉर्नर पे होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये कितना होगा r + 2r + r, तो टोटल हो गया 4r। 4r बराबर हो गया साइड √2। हाँ, तो ये हो गया आपका r बराबर हो गया a√2/4, राइट। इसको आप यहाँ पे रख दो और इसको क्यूब कर दो, सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो ये सिंपल आपका कैंसिल होकर के आपको डी ऑप्शन मिलेगा, √2/6 × पाई। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब पता है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस बराबर -log ऑफ I/I0 इज इक्वल टू 1 दे दिया है, देन परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस ऑफ लाइट थ्रू कितना होगा, लाइट का परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। देखिए ट्रांसमिटेंस बराबर होता है I/I0, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ आप इसको जो है ट्रांसमिटेंस लिख सकते हो, और ये जो -1 है ये इसके पावर में लगा सकते हो, तो ये लॉग मिलेगा आपको 1/t मिल जाएगा, राइट। 1/t = 1। अब देखिए यहाँ 10⁻1 होगा क्योंकि ये 10 की पावर में है, तो 1/t बराबर हो गया 10, राइट। तो t बराबर कितना हो गया 1/10 मतलब 0.1। अब ये परसेंटेज पूछा है तो यहाँ सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मिलेगा, राइट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैन हैव द एंथैल्पी एंड द एंट्रोपी। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी है कि बच्चे इसको सोचते रह जाएंगे कि यार इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आपको यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है, आप कैसे निकालोगे डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पे ट्रिक है आपको स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी <0 होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा सिस्टम। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अब देखो ये होगा तभी सिस्टम आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, तभी सिस्टम जो है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इन तीनों में एंट्रोपी किसका पॉजिटिव है, तीनों ऑप्शन में सिर्फ इसी का है, ये तीनों पॉजिटिव नहीं है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखिए, द एक्टिविटी ऑफ K3PO4 सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी C, द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो सिंपल आप देखिए एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर आपको पूछ रहा है मीन एक्टिविटी, तो K3PO4 इसका डिसोसिएशन आप कर दीजिए एक बार, तो 3K प्लस आपको मिलेगा PO4 3 माइनस, राइट।
अब एक्टिविटी क्या होगा कि एक्टिविटी होगा कि ए प्लस का पावर 3, ठीक है, के प्लस का एक्टिविटी इंटू ए माइनस का एक्टिविटी, राइट। अब एक्टिविटी ए इक्वल टू होता है गामा इंटू मोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मोलरिटी सी, तो आप इसको रख सकते हो ए इक्वल टू गामा इंटू सी, राइट। अब एक के लिए, एक एटम के लिए होगा, मीन्स एक मॉलिक्यूल के लिए होगा गामा सी, मतलब 1 प्लस के प्लस के लिए। 3 के लिए कितना होगा 3 इंटू गामा सी, तो सिंपल आप रख दो। तो ए इक्वल टू क्या होगा 3 गामा सी टू द पावर 3 इंटू, अब देखो ए माइनस के लिए क्या होगा गामा सी, तो मतलब गामा माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे गामा प्लस सी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या मिला 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27 गामा प्लस माइनस, अब देखो 3 इंटू 1 मतलब 4, और यहाँ c की पावर 3, वहाँ c की पावर 1, तो c टू दी पावर 4 होगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। तो ये होगा आपका मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्लियर है, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप विद द रेट कांस्टेंट k1 k2 k3, द करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 E3, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये दिया हुआ है, देन द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है, तो K इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन हमें पता है कि A e टू द पावर माइनस E A बाई RT होता है। सिंपल यही फार्मूला आप यहाँ पे रख दो, तो क्या मिलेगा A e टू द पावर माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू क्या होगा K1 के लिए A e टू द पावर माइनस E1 बाई RT, और K3 के लिए क्या होगा e टू द पावर माइनस E3 बाई RT, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका K2 मतलब क्या होगा A e टू द पावर माइनस E2 बाई RT, राइट। a से कैंसिल, इधर a से कैंसिल, तो आपका जो ओवरऑल एक्टिवेशन मिलेगा एनर्जी वो EA बराबर मिलेगा E1 प्लस E3 माइनस E2। क्लियर है, ये देखो ये माइनस होगा, इधर का ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये नीचे माइनस है तो ऊपर आएगा तो प्लस होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर विच द हाफ लाइफ डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल। मतलब हम जानते हैं कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n-1 के। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ लाइफ डबल हो जाता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डबल कब होगा कि A0 की पावर जो है जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। वो कब हो सकता है कि जब n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रख दो, तो A0 की पावर -1 मतलब ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑफ हीलियम, 3 मोल ऑफ नियॉन, 1 मोल ऑफ आर्गन आर मिक्स्ड एट 300 केल्विन, एज्यूमिंग दैट दीज गैस बिहेव आइडियली, द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द मिक्सिंग। तो सिंपल गिव्स फ्री एनर्जी जो मिक्सिंग का होता है वो होता है कितना RT समेशन ओवर XI ln NI ln XI। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जबकि आपका डेल्टा S मिक्सिंग का जो फार्मूला होता है वो माइनस R समेशन ओवर NI ln XI होता है। तो सिंपल यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, 2 मोल है, 3 मोल है, आपका 1 मोल है, तो यहाँ आप वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आपको फाइनली जो है सॉल्व करके आपको मिलेगा -15.12। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल विद द रिड्यूस्ड मास इतना दिया है, सो द इंटेंस लाइन एट इतने सेंटीमीटर द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल आपका फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू, राइट। के फोर्स कांस्टेंट, म्यू आपका रिड्यूस्ड मास, न्यू जो है ये हर्ट्ज में है फ्रीक्वेंसी, इसको अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मिल जाएगा। डिवाइड कर दीजिए सी से, आप सी से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 1/λ मिल जाएगा। न्यू बाई सी इज इक्वल टू मीन्स फ्रीक्वेंसी मतलब वेव नंबर मिल जाएगा 1/न्यू बार, तो 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू मिल जाएगा। म्यू आपको दिया है, के आपको निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/λ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर
के बाई म्यू, तो के आपका यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल 1/λ² की वैल्यू ये 380 इंटू 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर जो है ये अराउंड 12.9 के आसपास आएगा। क्लियर है? इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्रे बॉगली वेवलेंथ फॉर ए क्रिकेट बॉल ऑफ वेट इतना दिया है और ट्रैवल कर रहा है, स्पीड इतना दिया है। तो लैम्डा इक्वल टू ड्रे बॉगली वेवलेंथ में होता है h/p, मतलब h/m इंटू वी। तो मास आपको दिया है इतना kg, वॉल v आपको दिया है 40। आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, राइट? तो वेवलेंथ आप निकाल लीजिए। तो ये आप h की वैल्यू यहाँ ऊपर आपको डाटा गिवन हुआ है, वहाँ होता है। तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकेंड होता है। इसको आप रख दीजिए तो आपका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 इंटू 10⁻34 के ऑर्डर में ये आएगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, द आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज क्लोज टू। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा की जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, 1/v dv/dt एट कांस्टेंट p होता है, राइट? अब यहाँ पर आइडियल गैस है आपका, तो pv इक्वल टू nRT लगेगा। n जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये कांस्टेंट है। तो आप सिंपली अगर यहाँ से dv/dt निकालोगे तो v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, nRT/p मिलेगा। और dv/dt अगर कांस्टेंट p पे निकालोगे तो p आपका कांस्टेंट है, तो ये nR/p मिलेगा। अब इसको आप यहाँ पर उठा के रख दीजिए तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, nR अपॉन में p इंटू वी। तो पी भी इक्वल टू nRT फिर से आप रख दीजिए तो nR nR से कैंसिल होगा, 1/t आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए मिल जाएगा, राइट? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब फंक्शन देखिए ये है, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे एट -4 द वैल्यू ऑफ c। तो मान लीजिए x एक्सिस पे ये नेगेटिव साइड पे यहाँ पर कहीं पे -4 पे ये टच कर रहा है, तो जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ पर फंक्शन y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है? और x की वैल्यू आपका -4 है, तो आप सिंपल y की वैल्यू 0 रख दो, x -4 रख दो, c की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली -18 के आसपास आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन ax + by इक्वल टू c bx - ay इक्वल टू c वेयर a b एंड c आर नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर a b c की वैल्यू 1 1 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि जैसे x इक्वल टू जो है आपका c मिलेगा या फिर y इक्वल टू c मिलेगा। तो ये दोनों ही लाइन आपको क्या मिलेगा, जैसे x इक्वल टू मान लीजिए y की पावर 0 है और y इक्वल टू x टू दी पावर 0 है। तो अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू मान लीजिए 0, y की पावर 0 है, तो यहाँ पर ही मिलेगा आपको, कुछ ऐसे मिलेगा। और y टू दी पावर y की वैल्यू जब निकालेंगे कि x की पावर 0, तो मान लीजिए y बराबर 4 है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कांस्टेंट है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए कि अ मिरर प्लेन दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि कौन सा प्लेन आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सिंपली आपको जैसे प्लेन मतलब उसका जो है परपेंडिकुलर देखना होता है कि ये इस प्लेन का परपेंडिकुलर है और ये किसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर अगर ये प्लेन है तो, ठीक है? अब ये कैसे निकालेंगे आप, देखिए जैसे ये 1 0 0 प्लेन है, ठीक है? तो इसका इंटरसेप्ट कहाँ पर है, देखिए ये आप सिंपल 3 एक्सिस बना लो, ये x, ये y, ये z। x एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट है, y पे 0 है मतलब वो y के पैरेलल है, ठीक है? और z पे 0 है मतलब वो z के पैरेलल है। मान लीजिए वो आपका प्लेन ये है, ठीक है? इस टाइप से ये प्लेन आपको मिल गया। अगला बोल रहा है 0 2 0, 0 मतलब x पे क्या है, x के पैरेलल है, y पे 2 इंटरसेप्ट है, ठीक है? z के पैरेलल है, मतलब ये z के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है और ये आपका इस तरह से प्लेन मिल गया। तो सिंपल आप देख लो, ये प्लेन इसका इंटरसेप्ट ये परपेंडिकुलर होगा, इसका ये होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये मतलब सीरीज जो है अच्छे लग रहे हैं या नहीं। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो को और आप लोगों को ले आऊँगा जितने भी अदर यूनिवर्सिटी के हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट कि मैं मतलब और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।